आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में जहां पे अपन करने वाले हैं थ्योरी। सर थ्योरी मतलब बोरिंग ना, जरा भी नहीं। और ध्यान रखना, आजकल एग्जाम में ना इंस्टीट्यूट खाली लास्ट क्वेश्चन नहीं, बीच बीच में भी थ्योरी क्वेश्चन पूछ रही है। इसके लिए श्योर शॉर्ट 15 मार्क्स रखा है बॉस। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो तो थ्योरी आने ही वाला है, आपको और मेरे को दोनों को पता है। तो उसमें से एटलीस्ट 8-10 मार्क थ्योरी आएगा, और बीच में क्वेश्चन नंबर 2 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, 4 का बी। कहीं पे भी इंस्टीट्यूट आजकल 4-4, 5-5 मार्क का क्वेश्चन पूछ रही है विच इज बेस्ड ऑन कॉस्टिंग थ्योरी फर्स्ट चैप्टर से बेसिकली। तो चलो आओ यार, उसको भी क्लियर कर लेते हैं यार, इंश्योर करते हैं उसमें भी अपने को आउट ऑफ आउट फुल मार्क्स आए। सो नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बट उसके पहले एज यूजुअल अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम, करेक्ट, सबसे पहला काम अपन सर करते हैं कि वी सी कि भाई क्या वेटेज है क्या नहीं। तो चलो ना भाई, इसके लिए भी देख लेते हैं ना यार, किसने मना किया है। ये रहा, देखो। सो फर्स्ट चैप्टर है ये, मेजरली जो थ्योरी डेडिकेटेड है, 5 10 10 10 10 5 10 10 10 मार्क्स का पूरा उसका वेटेज है, राइट। सो इसको प्रॉपरली अगर कर डालेंगे देन इन दैट केस अपना काम हो जाएगा। तो चलो, शुभ काम में देरी किस बात की। एज वी कैन सी हियर, हर अटेम्प्ट में एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स पूछा ही है। एंड मैं बोल रहा हूं ये वेटेज बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में थ्योरी का वेटेज बढ़ते जा रहा है। तो चलो लेट्स बिगिन ऑन दैट नोट। पूरा थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर है ये, तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ होने वाला है। जितना भी थ्योरी है, कॉस्टिंग से रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड, एडवांस लेवल तक सब यहां पे कवर किया है मैंने ये मैजिक बुक में। एट द सेम टाइम बेसिकली जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें से आता है एक क्वेश्चन, एट द सेम टाइम मैं हर एक आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाते जाऊंगा सो दैट वी आर क्लियर। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब के सब आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो चलो भाई, लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नोट। बुक ओपन कर लो आपका, अगर आपके पास मैजिक बुक है। नहीं है देन इन दैट केस आप यस यू कैन ओपन योर मॉड्यूल, वहां से भी कर सकते हो, या और कोई बुक है तो भी। बेस कॉन्सेप्ट्स है वो तो वही रहने वाले। सो लेट्स लेट द गेम बिगिन। ये पूरा जो सिस्टम है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग को, कॉस्टिंग को इतना फोकस पे लाने का, ये किसने किया पता है स्टार्ट? ये स्टार्ट किया हमारे हीरो ने, जिसका नाम है माइकल पोर्टर। इसके बारे में आप लोग शायद सीए फाइनल में बहुत पढ़ोगे और भी। बट माइकल पोर्टर ने एक बुक लिखी 1980s में। बुक का नाम था द कॉम्पिटिटिव एज। इसने ये बुक में लिखा कि कौन सी कंपनीज है जो लाइफ में आगे बढ़ेंगी और कौन सी कंपनीज पीछे रह जाएंगी। देखो ना, कितनी बार होता है कि सेम बिजनेस का, फॉर एग्जांपल मोबाइल बेचने वाली बतेरी बतेरी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, पर टॉप पे खाली एक एप्पल या सैमसंग की पहुंच पाती है, राइट। इन द सेम वे से फॉर एग्जांपल लैपटॉप बेचने वाली बहुत सारी कंपनीज है, बट टॉप पे खाली डेली पहुंच पाई है। ऐसे ही हर प्रोडक्ट में देयर आर सो मेनी कंपनीज, सो मेनी बिजनेसेस जो सेम प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हैं, बट टॉप पे खाली एक दो ही है। एफा क्यों? एफा इसके लिए क्योंकि उन्होंने कॉम्पिटिटिव एज पकड़ के रखा है। और ये कॉम्पिटिटिव एज कब आता है पता है? जब आपके प्रोडक्ट में कुछ एकदम हाई लेवल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो। ठीक है, सीए फाइनल में पढ़ेंगे वो चीज। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉस्ट लीडरशिप। यस, एंड उस कॉस्ट लीडरशिप के वजह से यहां पे कॉस्टिंग का इतना फोकस बढ़ गया। अब आप पूछेंगे सर कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है? कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दे दे, उसको कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। उसको कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। क्या बोला? जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट में सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दे देना, उसको कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। एंड ये कॉस्ट लीडरशिप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस जियो। जी हां, जब जियो ने अपना टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज लॉन्च किया, एट दैट पॉइंट इन टाइम इट गेव फ्री कॉलिंग, इट गेव फ्री 1 GB एवरीडे डेटा। तो इतना सब चीजें, इतने सारे सर्विसेज रिलेटेड टू मोबाइल फोन दिया, एंड चार्जेस वर ऑलमोस्ट वेरी वेरी नेग्लिजिबल। तो ये कैसे हो पाया? बिकॉज दे एंटर्ड इनटू समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट लीडरशिप। एंड कॉस्ट लीडरशिप बोलता है कि बॉस बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देना है, तो क्वालिटी तो आप बना ही रहे हो, बट कैसे आप कम कॉस्ट में ये चीज को कर सकते हो इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। एंड अब अपने को वही चीज पढ़नी है
क्या? कॉस्ट लीडरशिप कैसे अचीव करे। बस कॉस्ट लीडरशिप अचीव कैसे करे उसके लिए पहले पता तो हो कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी खर्चा, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जो आप इंकर करने वाले हो और उसके सामने आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड हो सकता है किसी प्रकार का प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज, कुछ भी, बट उसके लिए अगर आप आउटफ्लो यानी पैसा खर्चा कर रहे हो देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट। अभी क्लियर? तो से फॉर एग्जांपल आप लोग बोलते हो कि सर हमको हम आपका लेक्चर्स खरीदना है, तो मैं आपको बोलूंगा ठीक है आप मेरे लेक्चर्स खरीद सकते हो, मैं आपको बुक दूंगा, उसमें पेन ड्राइव दूंगा, मेरे लेक्चर्स दूंगा, बट उसके लिए आपको एक कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, आप कुछ खर्चा कर रहे हो, कॉस्ट इंकर कर रहे हो से 10,000 रुपीज का, उसके सामने आपको गुड्स या सर्विसेज मिल रहा है। मेरे केस में आपको सर्विसेज मिल रहा है, करेक्ट। सो फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल फोन खरीदने को गया, तो जब मैं ये मोबाइल फोन खरीदने को गया तो मैंने दुकानदार को बोला सर एक मोबाइल चाहिए। उसने बोला ठीक है सर आप 10,000 रुपए दे दो आपको मोबाइल दे देंगे। तो मैंने क्या किया, खर्चा किया, कॉस्ट इंकर किया, सामने इन रिटर्न मुझे क्या मिला, गुड्स और सर्विसेज। ऑब्वियसली मोबाइल के केस में इट वाज गुड्स। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Cost is the amount of resources given in exchange of some goods or services. So ये मोबाइल के लिए मैंने 10,000 रुपए दिए तो सामने मुझे ये मोबाइल मिला। So amount of resource given, पैसा, monetary amount of resource given in exchange of goods or services. तो जब भी मैं कुछ पे करता हूं तो मैं सामने एक्सपेक्ट करता हूं ना रिटर्न, बराबर है कि नहीं। फ्री में आपको कोई बोलता है आप पैसा देके जाते हो क्या, डोनेशन नहीं ना। तो कॉस्ट कब होता है, व्हेन यू आर गिविंग समथिंग इन मॉनिटरी टर्म्स, बट सामने फिर एक्सपेक्टेशन होता है गुड्स या सर्विसेज रिटर्न में आपको मिले, तो उसको कहते हैं कॉस्ट। दूसरा होता है अभी कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये तीनों है ना ऑलमोस्ट सेम ही है, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ठीक है इन्होंने उसको अलग अलग रखा है। कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आप वो जो प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल फोन खरीदा तो ये मोबाइल फोन का कॉस्ट कितना पड़ा मेरे को, 10,000 रुपीज, एग्जाम्पल ले रहा हूं ऑब्वियसली। सो 10,000 रुपीज का इसका कॉस्टिंग है, 10,000 रुपीज का इसका कॉस्टिंग है। तो देखो कॉस्ट कुछ खर्चा लगने वाला है मेरे को। अगर मैंने कोई मोबाइल खरीदा, मोबाइल का अपन बेस रखते हैं, मोबाइल खरीदा तो कुछ खर्चा लगने वाला है, कॉस्ट हो गया। कितना खर्चा लगने वाला है, कॉस्टिंग कितना है इस मोबाइल फोन का, 10,000 रुपीज। द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, तो कुछ टेक्निक उन्होंने यूज किया रहेगा जिससे वो बोल रहे हैं कि इसका मोबाइल का कॉस्टिंग कितना होगा, 10,000। अब वो कैसे असर्टेन किया उन्होंने, उसके लिए उन्होंने यूज किया कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या टेक्निक्स, क्या प्रोसेसेस यूज किए उन्होंने, उसके लिए उन्होंने यूज किया कॉस्ट अकाउंटेंसी। जो जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल बनाने के लिए उन्होंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, कितना लेबर ने काम किया, कितना डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, पर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स कितने लगे, तो उन्होंने एक कॉस्ट शीट बनाया और वो कॉस्ट शीट बना के उनको पता चला भाई टोटल इतना खर्चा हुआ है, उसके ऊपर उनको कितना प्रॉफिट ऐड करना है, दैट बिकम्स देयर सेलिंग प्राइस। तो उनका सेलिंग प्राइस बेसिकली जो कंज्यूमर है उसके लिए कॉस्ट बन जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब क्या है, ये एक टेक्निक है बॉस, ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिस्टम अपन ने सेट किया है जिससे अपने को पता चल रहा है कि कितना उसका कॉस्ट आने वाला है। तो वो जब मैं रिकॉर्ड करता हूं कॉस्ट अकाउंटेंसी में, मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा हूं द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। और कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तो भाई देखो अभी तो ये 10,000 रुपीज में उसने मुझे बेचा, से फॉर एग्जांपल एक साल बाद में आता हूं तो वो बोलता है 15,000 रुपए, मैं बोल दूंगा यार 15,000 रुपए क्यों दूं, इतना खर्चा नहीं होगा मेरे से, मैं तो 10,000 भी दूंगा। बोला नहीं सर मेरा भी कॉस्ट बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये कॉस्ट को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए था, कॉस्ट को कम रखना चाहिए था, बिकॉज कॉस्ट को मैं कम रखूंगा तो सीधी सी बात है सेलिंग प्राइस भी कम रहेगा। तो ये जो मैनेजमेंट है भाई, कितना डायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा हुआ, इसके ऊपर मैं कैसे सेविंग कर सकता हूं, कैसे, जैसे जियो है, जियो ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच के अपना ओवरऑल कॉस्ट कम कर दिया। तो वो सब क्या कर रहा है, वो कर रहा है कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या कर रहा है, कॉस्ट को मैनेज कर रहा है। सो इट इज एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। तो उस हिसाब से मुझे पता चलेगा भाई मेरा कितना कॉस्ट होने वाला है एंड मैं कैसे उसको कंट्रोल कर सकता हूं। लास्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये ओवरऑल जो मेरा कॉस्टिंग है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूं, कैसे मैं कॉस्ट को और रिड्यूस कर सकता हूं,
कैसे मैं वैल्यू एडेड कोई सर्विसेज दे सकता हूं कम कॉस्ट में मेरे कस्टमर को, वो सब हो जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ रहे हो? तो सब एक ही थाली का चट्टे बट्टे। तो अब इनको वापस से समझने की कोशिश करते हैं अपने एग्जाम्पल को बेस रख के। तो एग्जाम्पल का बेस है अपना मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन अगर मुझे खरीदना है तो खर्चा लगेगा, उसको कहते हैं कॉस्ट। कितना खर्चा लगेगा, प्रोसेस उसका, उसको कहते हैं कॉस्टिंग। कैसे वो 10,000 आया, तो बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ेंगे, उसको कहेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटिंग। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट एंड एट द सेम टाइम एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड्स एंड टेक्निक्स। अब ये 10,000 को कैसे मैं कंट्रोल करूंगा, नेक्स्ट टाइम मेरा फ्यूचर में कितना कॉस्ट होने वाला है उसको मैं कैसे प्लान आउट करूंगा, उसको कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। एंड ओवरऑल लेवल पे कैसे मैं और कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज दे सकता हूं कम कॉस्ट में, ओवरऑल कैसे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूं, रिड्यूस कर सकता हूं, वो जो एक ओवरऑल पार्ट है उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये सब जो एक बंदा मैनेज करता है उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल से कॉस्ट अकाउंटेंसी का एक टीम रहेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट का एक टीम रहेगा, इन दोनों का जो सीईओ है वो कौन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जिसको कॉस्टिंग भी पता होगा, जिसको कॉस्ट अकाउंटेंसी भी आता होगा, जिसको कॉस्ट मैनेजमेंट भी आता होगा, ये सबको मैनेज करने वाला कौन होगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। समझ रहे हो? सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेन हो गया, उसके अंदर सबसेट आ गए कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट। ए समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो इस हिसाब से आपको ये आंसर्स लिखने हैं अगर एग्जाम में आता है तो। कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, ये देखिए कॉन्सेप्ट्स, मेथड, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल द कॉस्ट। इसमें सबसे मेन कैच वर्ड है कंट्रोल द कॉस्ट। बट वो कभी कर पाऊंगा मैं कंट्रोल जब मेरा प्रॉपर प्लानिंग, मॉनिटरिंग ऑफ कॉस्ट होते जा रहा है ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, डे ऑन डे बेसिस। वो मैं कैसे करूंगा, कॉस्ट अकाउंटेंसी वाले से डेटा लेके। समझ रहे हो? ओवरऑल मैनेजमेंट क्या कौन करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ए समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस इज द बेसिक टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स। अब फटाफट चीजें अपन लोग समझते जाएंगे क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, स्टेप्स। देखो स्टेप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग तो खाली रीड करने के भी उसमें कॉस्टिंग आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, कॉस्ट कंपैरिजन, कैसे कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कॉस्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, ऑल ऑफ दैट इज बेसिकली स्टेप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर बाद में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो क्या क्या किधर किस चीज के लिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग यूज कर सकते हो, कॉस्ट फाइंड करने के लिए, अगेन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट एनालिसिस, उससे आपको एक कॉस्ट रिपोर्ट मिल जाएगा जिससे वो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है भाई वो तो रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही अपना डिसीजन लेने वाला है, तो उसको कुछ रिपोर्ट मिल जाएगा, कॉस्ट कंपैरिजन कर पाएंगे। ऑल ऑफ दैट इज योर स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। एंड ये जो पार्ट है, ये जो एक पार्ट है, ये बेसिकली अपने को पूरा पढ़ना है इस सब्जेक्ट में जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या सर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है? शायद अगर कुछ डेफिनेशन रिलेटेड आया तो ठीक है, अदरवाइज आने का चांसेस कम है। बट इसके बाद अब जो है वो आ सकता है। तो अभी सुनो, एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स आया तो एक दो लाइन लिख लेना, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी से रिलेटेड, और फिर आप ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो। इसके लिए ऊपर वाला पार्ट पे भी 10 मिनट्स देना जरूरी था, सो दैट नाउ वी आर क्लियर। कॉस्ट समझ में आ गया सर, कॉस्टिंग समझ में आ गया सर, कॉस्ट अकाउंटेंसी समझ में आ गया, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स। कॉस्ट मैनेजमेंट फोकस किसके ऊपर है, प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। इसमें भी आपको ये सब कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, मेथड, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करना है, बट फोकस किसके ऊपर है, प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सबका बाप एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब वो सब ले लेगा, अकाउंट्स का भी आइडिया ले लेगा, फाइनेंस का भी आइडिया ले लेगा, कॉस्टिंग का भी आइडिया ले लेगा, एंड देन ही विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन। सो फाइनल डिसीजन कौन लेगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसके पास सारा डेटा होगा उसको यूज करके। अभी क्लियर एवरीबॉडी? ये एक बेसिक आई होप समझ में आ गया होगा। अब अपन चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। कब? तो अब अभी अपन लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर कि भाई ये सब जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको समझना जरूरी है। देखो मैं ना एक बात आपको बताता हूं, ये जो भी पूरा का पूरा लेक्चर है ना, इसको आप लोग एटलीस्ट 2-3 बार सुन लेना,
तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि थ्योरी है ना, तो एक बार में समझ जाओगे, दूसरी बार में दिमाग में सेट होना चालू होगा, और जब थर्ड बार सुनोगे ना तो एक एक पॉइंट आप लोग को याद हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहला फोकस क्या होगा, आप मुझे बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रखने का। करेक्ट, इट इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अपने को कॉस्ट पता होना चाहिए, कितना कॉस्ट हुआ है पर प्रोडक्ट का, तो उसको अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, उसको ओवरऑल असाइन करना पड़ेगा कि भाई कौन से प्रोडक्ट को कितना कॉस्ट दिया है। ये पूरा का पूरा काम अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, असाइनिंग ऑफ कॉस्ट, अक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट। अक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट मतलब बहुत सारे खर्चे होंगे ना आपके, तो आपको अक्यूमुलेट करके पता चलेगा कि भाई कौन से प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट हुआ है। तो पहले तो आप कॉस्ट को अक्यूमुलेट करोगे, और फिर जो प्रोडक्ट का जितना कॉस्ट हुआ है उसको आप चार्ज कर दोगे, जो अपन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करते हैं, याद है, राइट, डन। फिर बाद में सेकंड है, देखो एक बार कॉस्ट आ गया, उसके बाद में मैं ये कॉस्ट क्यों फाइंड कर रहा हूं पता है, ताकि उसमें अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकूं और मार्केट में उसको बेच सकूं। तो कॉस्ट एक बार फाइंड कर लिया कॉस्ट अकाउंटिंग के टेक्निक्स यूज करके, उसके बाद इट विल हेल्प मी टू कैलकुलेट माय सेलिंग प्राइस एज वेल एज माय प्रॉफिटेबिलिटी। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको समझेगा, अदरवाइज भी मैं आपको बता देता हूं। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि समझो, अगर मेरे को पहले से थोड़ा प्लानिंग करना है कि अब मैं, अभी समझो ना आप लोग भी एग्जाम देने वाले हो, तो एग्जाम दोगे तो आप लोग कुछ प्लानिंग करते हो ना, यार मेरे को ये एग्जाम में ये वाले पेपर में 60 मार्क्स आना चाहिए, ये वाले पेपर में 40 मार्क्स आना चाहिए, ये वाले पेपर में 90 मार्क्स आना चाहिए। तो वो सब क्या है, आपका प्लानिंग है। उसके पहले आप पूरा एक शेड्यूल बनाओगे कि ओके इतना, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन लगेगा मेरे को कोई एक चैप्टर सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, हर दिन मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, वो 10 घंटे में से 5 आवर्स में थ्योरी पढ़ूंगा, 5 आवर्स में प्रैक्टिकल पढ़ूंगा, फिर बाद में उसके ऊपर एक पेपर लिखूंगा। तो ये सब आप क्या कर रहे हो, एक प्लानिंग कर रहे हो, एक बजट बना रहे हो। ऐसे ही कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके प्रोडक्ट का, आपके सर्विसेज का और आपके बिजनेस का एक प्लान बनाने में आपको हेल्प करेगा, ताकि आपको पता चले यार पूरे जो साल में फ्यूचर में मैं प्रॉफिट कमाने वाला हूं या मेरे को लॉस होने वाला है। तो बेसिकली वो मेरा जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है ना, वो मैं सेट कर पाऊंगा यूजिंग कॉस्टिंग टेक्निक्स। तो इसके लिए अगेन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, अक्यूमुलेशन, असाइनमेंट, जो भी है सब मेरे को जरूरत पड़ेगा उसके लिए कॉस्टिंग का। दूसरा, कॉस्ट तो निकाल लिया, प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए भी चाहिए। तीसरा आ गया मेरा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कितना प्रॉफिट आने वाला है। फिर मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो मैंने सोचा था कि मैं 10 दिन में पूरा कॉस्टिंग पढ़ लूंगा, हो सकता है 8 दिन में ही हो जाए, हो सकता है 11 दिन लग जाए। तो मेरे को देखना तो पड़ेगा ना एक्चुअल परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू मेरा जो बजट है वो ओवरऑल कैसा रहा। तो उसके लिए हेल्प करता है एनालिसिस ऑफ वैरिएंस एंड एक्शन। अब भाई ठीक है, जो हमने सोचा था उससे अच्छा नहीं हो पाया, हमने सोचा 10 दिन में हो जाएगा, 10 की जगह 11 दिन हो गए, तो मेरे को उसका एनालिसिस करने में हेल्प करेगा कॉस्टिंग, कि भाई क्यों डिले हो गया, क्या जेन्युइन रीजन था क्या, सो ऑल ऑफ दैट। तो वैसे ही कॉस्ट होता है ना, तो हर एक डिपार्टमेंट को बोला होता है कि भाई तुम्हारा कितना कॉस्ट लगने वाला है तुम बता दो पहले से ही, ताकि हमको पता रहे कि हम कितना ओवरऑल खर्चा करना है। अब वो कॉस्ट के सामने अब वो कॉस्ट के सामने मेरा एक्चुअल में कितना कॉस्ट हुआ है वो एनालिसिस करके आई विल एंश्योर कि मैं उसको और कम कर सकूं फ्यूचर में। फिर आता है कॉस्ट कंट्रोल। तो ये बेसिकली सब जो अभी अपन ने पढ़ा वो कॉस्ट कंट्रोल का ही पार्ट है। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर वेरिएंस एनालिसिस करो। तो ये सब करके मैं चाहता क्या हूं, कॉस्ट को कंट्रोल करना एंड एट द सेम टाइम कॉस्ट को रिड्यूस करना। ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, बट इनका भी डिफरेंशिएशन आगे पढ़ेंगे। देन देयर इज असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब मेरे पास कॉस्ट का एक बार पूरा डेटा आ गया ना, उसके बाद में ही मैं डिसीजन ले पाऊंगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स है, से XYZ। मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स है XYZ, और से पूरी एक कंपनी है, उसको मैं इधर डाल देता हूं टोटल, इधर मैं डाल देता हूं टोटल। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि X का सेल्स है 100 करोड़, Y का सेल्स है 50 करोड़ और Z का सेल्स है 1 करोड़, तो आप किसके ऊपर फोकस करेंगे? आप क्या बोलेंगे कि कौन सा कंपनी बेटर है? आप बोलेंगे सर एक्स बेस्ट है। समझो इसमें से आपको मैं बोलता हूं प्रोडक्ट है,
मेरा एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट, इसमें से मैं आपको बोलता हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट चूज करो, तो आप कौन सा कोई भी एक प्रोडक्ट चूज करो, इसमें से मैं आपको बोलता हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट चूज करो, तो आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करोगे? आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, एक्स को ही मैं चूज करूंगा सर, एक्स ही बेस्ट है सर, 100 करोड़ का सेल्स है, टर्नओवर है। अच्छा, अब मैं आपको आगे और इंफॉर्मेशन देता हूं, मैं बोलता हूं लेस कॉस्ट 101 करोड़, 48 करोड़, और अब इधर मैं लिख देता हूं 10 lakhs। अब मेरे को बताओ कौन सा एक प्रोडक्ट चूज करना है? तो नहीं नहीं सर वाई अब तो बेटर लग रहा है, और जेड भी सर सही लग रहा है सर, जेड भी 90 लाख का प्रॉफिट दे रहा है सर, वाई भी 2 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है, इनफैक्ट सर एक्स तो लॉस में है सर, मेरा एक्स तो लॉस में है, बाकी दोनों में एटलीस्ट मेरे पास नेट प्रॉफिट है। ए सब जिगड़ू अभी अंडरस्टैंडिंग। सो ये डिसीजन मेकिंग के लिए किसने हेल्प किया? मेरे कॉस्ट के डेटा ने। जब तक मैंने ये कॉस्ट के डेटा को नहीं लिखा था ना, तब तक मेरे लिए एक्स किंग था, आज मेरे लिए वाई और जेड किंग बन गए। क्यों? ये कॉस्ट के डेटा आने के बाद। तो क्या किया उसने? असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। एंड देन लास्ट में है कंपैरिजन। अगर मेरे को कंपेयर करना है मेरे कॉम्पिटिटर के साथ, देन इन दैट केस मेरे खुद के जब तक कॉस्ट के इंफॉर्मेशन नहीं होंगे, मैं मेरे कॉम्पिटिटर के कॉस्ट के इंफॉर्मेशन को कैसे एनालिसिस करूंगा? आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो ऑल ऑफ दिस टुगेदर विल बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप मेरे साथ फटाफट बोलोगे, देखो अपने को खाली मेन पॉइंट याद रखना है, अंदर का तो अपन खुद से लिख के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फर्स्ट क्या आएगा? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, cost accumulation, cost assigning of every product and services that we are producing and giving. सेकेंड आएगा कॉस्ट फाइंड कर लिया, उसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, वो अपन लोग ने कर लिया। उसके बेसिस पे कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म, वो कैसे करेंगे अपन? तो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड बनाने में काम आता है अपने को। फिर जो स्टैंडर्ड बन गया उसके अपने को एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करने में काम आता है। वराइंस जो भी आया और वराइंस का एनालिसिस उसमें काम आ जाता है। कॉस्ट रिडक्शन में काम आ जाएगा मेरे को, डिसीजन मेकिंग में काम आ जाएगा, मैनेजमेंट को कॉस्ट के कंपैरिजन में काम आ जाएगा। ये सब पॉइंट्स अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन आता है, देन इन दैट केस आप लिख कर आओगे एंड यू विल बी एबल टू मैनेज द क्वेश्चन। सब्जेक्ट चल, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या है अपने ऑब्जेक्टिव्स। मैं आप लोग को ये साथ साथ में बताते चलूं कि दिस इज, ये देखो ये है आपका मॉड्यूल। जी हाँ, सो मॉड्यूल एज इट इज वही बोल रहा है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये है ना ऑब्जेक्टिव्स। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, असिस्टमेंट इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड एक्शन, राइट? सो यही अपना हो गया। अब इसके बाद है सेकंड, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये देखो ये भी आपके मॉड्यूल से ही पिक्ड अप है, कुछ खुद का नहीं है। ये देखिए एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। वैसे ही इसके बाद वाला अगर अपन देखेंगे तो से फॉर एग्जांपल है इंस्टॉलेशन ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सो ये देखिए इंस्टॉलेशन ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, राइट गाइस? सो जो भी है आपके बुक में से ही अडॉप्टेड है एंड वही आपको पढ़ाया जा रहा है, सो दैट इट इज इन सिंक। ठीक है, चल। सो सबसे पहला है एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए ना, प्रोडक्ट के कॉस्ट से रिलेटेड, सर्विस के कॉस्ट से रिलेटेड, कब हुआ है, कैसे हुआ है, कितना ओवरऑल खर्चा गया है, सब चीज इंफॉर्मेशन होना चाहिए और सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए उसमें। एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक। देखो अपन इतने सारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, वो इसीलिए कर रहे हैं सो दैट जो भी अपना प्राइसिंग हो वो एकदम एक्यूरेट हो, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, एकदम जेन्युइन होना चाहिए, कहीं पे भी उसमें ऐसा स्कोप ऑफ विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग मतलब कुछ मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड, बेसिकली एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए पहले साल में मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ और तरीके से कर रहा था, दूसरे साल में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ और हो गया, तीसरे साल में कुछ और हो गया, अब फोर्थ ईयर में मैं लास्ट 3 साल का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम देख रहा हूं तो तीनों साल में अलग अलग सिस्टम के हिसाब से किया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। सो ऐसा नहीं हो, इसके लिए अपने को क्या करना है? यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट रखना है उसको। इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव।
इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि कनेक्टेड रहना चाहिए मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स के साथ भी। मतलब अगर समझो कोई एंट्री मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में पुटअप की है और से मैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करता हूं, तो इन दैट केस ऑल्सो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सो स्ट्रांग कि वो खाली एक उधर एक नोट बता दे कि भाई देखो ये हमने एक्स्ट्रा एंट्री पास की है या ये एंट्री हमने इग्नोर की है, जो भी हो इंटीग्रेटेड हो मेरे बाकी पूरे सिस्टम के साथ। अगर टैक्स का कुछ एडजस्टमेंट है, जो भी हो, सब चीज उसमें इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव हो। तो यानी मैं एक ही सिस्टम के ऊपर पूरी तरह रिलाई कर सकता हूं। फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव, अगर मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले जब ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाया था तब टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, आज इतना सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, तो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को। तो वो फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव होना चाहिए। एंड ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, मैनेजमेंट रिलाई कर सकता है, ऐसा होना चाहिए सिस्टम की हाँ यार ये सिस्टम एकदम सही चलेगा, अगर मैं इसको यूज करता हूं देन इन दैट केस आई कैन रिलाई, रिलायबिलिटी होना चाहिए। राइट तो बताओ मेरे को क्या क्या एसेंशियल्स है गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के। सबसे पहला, इंफॉर्मेशन देना चाहिए प्रॉपरली इन अ मोस्ट सिंपल मैनर। एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक का मतलब एकदम जेन्युइन नंबर्स, एक्यूरेसी होना चाहिए ट्रांजैक्शंस का, कहीं पे भी कोई मैनिपुलेशन का स्कोप नहीं, विंडो ड्रेसिंग का स्कोप नहीं। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, लास्ट 3 साल का डेटा लेके उठा लू, मैं देख लू, सब मेरे नंबर्स प्रॉपरली कंसिस्टेंटली दिखने चाहिए। इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव का मतलब कोई और सिस्टम भी हो तो उसमें भी ये अपने आप को अडॉप्ट कर ले अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टिव, जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट कर ले, उसके हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल चेंज कर ले। एंड ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, जो भी उसको यूज कर रहा है वो उसको रिलाई कर सकता है, बोल सकता है यस दिस इज द करेक्ट सिस्टम। कौन एवरीबॉडी बोलो क्या क्या है। इंफॉर्मेटिव और सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट ऑथेंटिक, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव, चेंजेस जो भी टेक्नोलॉजी के उसको अडॉप्ट कर पाए, वो सब चीजें अगर हो गई। ट्रस्ट ऑन द सिस्टम मतलब रिलायबल होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी मतलब पूरा डेटा जेन्युइनली आना चाहिए। ऑथेंटिक, genuine, informative, simple, easy to understand। अच्छा everybody, so this is how the system should work। इसको कहते हैं essentials of a good cost accounting system। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री। देखो आपका हो सकता है फूड बिजनेस हो, मेरा सीए का बिजनेस है, किसी और का मोबाइल का बिजनेस होगा, तो सबका बिजनेस अलग है और सबके इंटेंशन जो ऑब्जेक्टिव्स अलग है। तो अपने को अगर कोई कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा भाई तुम्हारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला एक हो सकता है फूड जॉइंट, एक हो सकता है मोबाइल इंडस्ट्री, दूसरा हो सकता है सर्विस इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की आपको समझना पड़ेगा कितना पुराना है ये सिस्टम। से फॉर एग्जांपल मेरा टैली में सिस्टम कुछ चल रहा है, अब मेरे को कोई नई सिस्टम में उसको माइग्रेट करना है, तो नोइंग द प्रोडक्ट सो दैट हर एक डिटेल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मुझे पता चल जाए, इसलिए प्रोडक्ट का डिटेल पता करना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन मतलब देखो प्रोडक्शन मैनेजर का कुछ अलग डिटेल होगा, परचेज मैनेजर का कुछ अलग डिटेल होगा, लेबर मैनेजर का कुछ अलग डिटेल होगा, सेल्स मैनेजर का कुछ अलग डिटेल होगा। कैसे वो सब डिटेल को अपन अपने सिस्टम में इंक्लूड कर ले एंड एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिपोर्ट प्रेजेंट करे अपने जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट को, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज्ड प्रॉपरली होना चाहिए अलग अलग डेटा के पास से। मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, सो जो भी आपका सिस्टम है एक उसका एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि भाई कहां पे आप कौन सी एंट्री पास कर रहे हो, वो सब सिस्टमैटिकली एकदम एक ही जगह पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। आप लोग ने सैप का नाम सुना होगा, ये सब क्या है, सैप है, ये सब ईआरपीज होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स इंफॉर्मेशन प्लानिंग सिस्टम, जिसमें ये हर एक डेटा जो भी अपन लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड वे में सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होके प्रेजेंट हो जाता है यूजर को। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड ऑडिट, तो कॉस्ट ऑडिट होता है, तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी मेरे सिस्टम में होनी चाहिए।
एंड इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स। इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट मतलब जो भी उससे हमको रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करना है, वी शुड बी एबल टू डू दैट। तो मेरे पास 10 प्रोडक्ट बनाता हूं मैं, बट मेरे को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पर्टिकुलर मंथ का अगर डेटा चाहिए तो वो मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट हो गया कि प्रोडक्ट बी का मेरे को जनवरी मंथ का डेटा चाहिए, तो एक इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट हो गया। आई शुड बी इजीली एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट। समझ गए? सो ये इंस्टॉलेशन अगर मेरे को कॉस्टिंग सिस्टम का करना है, देन इन दैट केस मुझे ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। क्या? ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, क्या प्रोडक्ट है उसको समझ लो, इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली होना चाहिए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड ऑडिट है, एंड फाइनली इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स। तो ये अगर 5-6 चीजें मैं फॉलो कर देता हूं, then in that case I should be in a better manner to install the costing system. इसमें अब रोल क्या होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, आओ उसको देख लेते हैं। सो प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का होता है यही होता है कि भाई जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, वो डिसीजन इजीली ले पाए। और एग्जांपल अपन ने अभी ये जो बनाया था, ये अगर डेटा अपन प्रॉपरली प्रेजेंट कर दे तो मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा। क्या डिसीजन ले पाएगा मैनेजमेंट? कि भाई एक्स को शायद मेरे को बंद करना पड़े, लॉस कर रहा है, या थोड़ा सेल्स बढ़ा दो, या उसका कॉस्ट कम कर दो। वाई अच्छा कर रहा है, वाई का और सेल्स बढ़ाएंगे तो और अच्छा होगा। ऑल ऑफ दैट इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग। वो इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास प्रॉपरली है जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा, देन इट इज अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। Assist management for planning, measurement, evaluation, controlling of business activities, and helps in allocation of cost to products and inventories for both external and internal users. So मुझे पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, उसको मैं कितने में मार्केट में बेच रहा हूं, सो दैट मेरे पास सब इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस रेडी हो। फिर बोला है कॉस्ट अकाउंटिंग विद यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे अपन यूज कर सकते हैं, उससे बेनिफिट क्या होगा? सबसे बेस्ट पेपरलेस एनवायरमेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज। अब अगर मैं पर्सनली मैनुअली सब रिकॉर्ड करूंगा ना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सबका अलग अलग बुक्स होगा। बट अगर मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता हूं, देन क्या बोला है? एवरीथिंग विल बी सिंक्रोनाइज्ड, ऑटोमेटिकली सब इंटीग्रेट हो जाएगा। तो उससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी अ बेटर ऑप्शन। प्रॉपर प्रोक्योरमेंट एंड मोबिलाइजेशन, मेरे को जो भी प्रोक्योर करना है, मतलब खरीदना है, और उसको कहां पे कौन से रिसोर्स को किधर डालना है, वो सब चीज मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 100 किलो का रॉ मटेरियल खरीदा। अब ये जो 100 किलो का रॉ मटेरियल खरीदा है, वो मैंने एक प्रोडक्ट के लिए नहीं, 5 प्रोडक्ट के लिए खरीदा है। तो कितना मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें से कितना रॉ मटेरियल कौन से प्रोडक्ट को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, समझ रहे हो? सो प्रोक्योरमेंट एंड मोबिलाइजेशन, मतलब उसको कहां पे मैं यूज कर रहा हूँ। कॉस्ट इंफॉर्मेशन असर्टेनमेंट, वही है भाई, ये सब करके कॉस्ट इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर मैनर आ जाएगा आईटी को यूज करके। यूनिफॉर्मिटी रहे, सो दैट अगेन आई एम टेलिंग यू, लास्ट 3 साल का डेटा भी देखूं तो मेरे को पता हो कौन सी चीज कहां पे क्या रिफ्लेक्ट कर रही है। जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मेरे को रिपोर्ट एकदम इजीली जनरेट, एक क्लिक ऑफ अ बटन पे रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, और फिर मैं उसको मॉनिटर कर सकता हूं कि कहां पे कंपनी सही जा रही है या कहां पे कंपनी को इंप्रूव करने की जरूरत है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग जो कंपनी को करना चाहिए। क्या होगा उसका बेनिफिट्स? सब फंक्शनल एक्टिविटीज इंटीग्रेट हो जाएंगी, पेपरलेस एनवायरनमेंट हो जाएगा, जो भी मेरे प्रोक्योर किया है प्रॉपरली मोबिलाइज कर पाऊंगा, मैं कॉस्ट असरटेन कर पाऊंगा सही तरीके से, यूनिफॉर्मिटी रहेगी डिसीजंस में, मेरी यूनिफॉर्मिटी रहेगी मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैं यूज कर रहा हूं, रिपोर्ट्स फटाफट जनरेट कर सकता हूं, मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग सिस्टम भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस बेसिक। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट चीज के ऊपर, जहां पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंस के बारे में बोला है। तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस है ना ज्यादा करके है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सही तरीके से सब रिकॉर्ड हो जाए, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, डिसीजन लेने वाला है, तो उसका फोकस होता है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को यूज करके कुछ क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग करे। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है दोनों का। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट या प्रोवाइडिंग अ सर्विस है, वो एक एक कॉस्ट मेरा यहाँ पे प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाए। ओनली डील्स विद कॉस्ट असर्टेनमेंट, बस कॉस्ट असर्टेन कर लो, उसको कैसे यूज करना है उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। यूज्ड बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स, ऑब्वियसली जो भी पास्ट में हुआ है उसी का मैं कॉस्ट अकाउंटिंग करूंगा, और जो करंटली चल रहा है
and its department is related to industrial revolution. So industrial revolution के टाइम पे बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ था. अब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया था जब मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट जो अभी चल रहा है वो स्टार्ट हुआ. यहाँ पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स को रिकॉर्ड करता है, उससे ज्यादा रिलेटेड है. मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कभी भी फ्यूचर का होता है. आप डिसीजन कभी भी अपने पास्ट का तो नहीं ले सकते ना, तो डिसीजन किसका होता है? फ्यूचर का. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इससे कनेक्टेड है. फोकस्ड विद प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स टू फ्यूचर. एरिया डील्स ओनली विद कॉस्ट असर्टेनमेंट. यहाँ पे वाइडर इन स्कोप एज इट कवर्स बजटिंग, टैक्स, एवरीथिंग. एंड लास्ट है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. सो जो भी मेरे को प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन करना है, जो भी मेरे को प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन करना है, वो सब मैं कर पाऊंगा ओनली इफ आई हैव प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कॉस्ट को रिकॉर्ड कर देगा, बस उधर ही खत्म हो जाएगा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको लेगा फ्यूचर के प्लानिंग कोऑर्डिनेशन के लिए, बजटिंग के लिए, एंड उसको कैसे यूज करना है टू ग्रो द कंपनी, टू एंश्योर दैट और बेटर कैसे किया जा सकता है. राइट. यहां पे कॉस्टिंग का खाली कॉस्ट असर्टेनमेंट तक का एक फोकस रहता है. तो कॉस्ट असर्टेन करके दे दे भाई कॉस्टिंग, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है उसको मैं कैसे बजटिंग के लिए, टैक्सेशन के लिए यूज करूंगा. दैट इज व्हाट माय रोल इज. तो इधर आ जाओ, देखो अभी नेचर, ऑब्जेक्टिव, एरिया, रिकॉर्डिंग ऑफ डेट, डेवलपमेंट, ये सब चीजें यहाँ पे दी है. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कब हुआ था पता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे. मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी नया नया सिस्टम है, नया जो तरीके, नए जो बिजनेस करने के तरीके हैं, मॉडर्न बिजनेस करने के तरीके, उनके हिसाब से चल रहा है. ऑलराइट, दैट इज. चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एंड दैट इज यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कौन इसको यूज करने वाला है? ये इतना सारा जो डेटा बनाया है, इतना सारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग किया है, उसको दो तरह के लोग यूज करेंगे. एक होगा आपका इंटरनल यूजर, दूसरा होगा आपका एक्सटर्नल यूजर. वापस एवरीबॉडी क्या होगा? एक होगा मेरा इंटरनल यूजर, एक होगा मेरा एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर जो विद इन द फैक्ट्री और उधर काम करने वाला है, जैसे कि मेरा सबसे बड़ा एम्प्लॉय, ऑपरेशनल लेवल का जो भी मेरा स्टाफ होगा, जो भी मैनेजर्स होंगे, करेक्ट, ये सब के सब मेरे विद इन द कंपनी काम कर रहे हैं. राइट. एंड दूसरा मेरा स्टाफ कौन है? एक्सटर्नल. आई मीन दूसरा जो मेरा यूजर है वो कौन है? एक्सटर्नल यूजर. एक्सटर्नल यूजर में है मेरा कस्टमर, एक हो गया जो मेरा शेयर होल्डर्स भी आप बोल सकते हो, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स है, ऑडिटर्स है, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज है. तो ये टोटल 7 लोग मेरा डेटा यूज करने वाला है. अभी मैं आपको बताता हूं, इसमें 2 डिवीजन होंगे, एक इंटरनल यूजर, दूसरा एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर मतलब विद इन द कंपनी जो काम कर रहे हैं. विद इन द कंपनी कौन काम कर रहा है? विद इन द कंपनी काम कर रहा है मेरा मैनेजर. विद इन द कंपनी काम कर रहा है मेरा ऑपरेशनल स्टाफ. विद इन द कंपनी काम कर रहा है मेरा एम्प्लॉय. एंड एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल यूजर कौन है? मेरा शेयर होल्डर. शेयर होल्डर जो मेरा एक एक इंफॉर्मेशन देखता है मेरी कंपनी के पीएनएल का, बैलेंस शीट का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, और फिर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं वो डिसीजन लेता है, तो इंपॉर्टेंट है. दूसरा है क्रेडिटर. क्रेडिटर भी देखता है कि हाँ भाई ये कंपनी सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं, क्योंकि उस हिसाब से वो भी अपने को क्रेडिट पे चीजें देगा, तो क्रेडिटर्स है. दूसरा है रेगुलेटरी अथॉरिटीज. रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब बेसिकली गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को अपने को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना के देने पड़ते हैं, स्टैट्यूटरी कुछ कंप्लायंसेस होते हैं. एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज वही गवर्नमेंट हो गया. एंड दूसरा है ऑडिटर. ऑडिटर ये कॉस्ट ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा कि भाई जो भी कॉस्टिंग मेथोडोलॉजीज है, टेक्निक्स है, सही तरीके से अप्लाई हुई है या नहीं. अभी क्लियर? सो ये होता है मेरा एक इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. 5 टोटल फंक्शंस है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, जो अपन लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं. सबसे पहला है कि भाई कॉस्ट को कलेक्ट करके समझो क्या क्या कॉस्ट इंकर किया है. सो कलेक्शन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. मतलब हर एक खर्चा जो कंपनी ने किया है ना, एक एक खर्चे को आपको कलेक्ट करना है और अक्यूमुलेट करना है. दूसरा, जैसे अक्यूमुलेट कर लिया अब चार्ज करना पड़ेगा ना. भाई मेरा एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी में 5 प्रोडक्ट बनाता हूं मैं. वो 5 प्रोडक्ट के लिए मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 15,000 रुपए का खर्चा हुआ. बट उसमें से कौन से प्रोडक्ट का कितना खर्चा हुआ, हो सकता है कि जो मेरा 5th प्रोडक्ट है ABCDE, जो ई वाला प्रोडक्ट है, उस पे वो प्रोडक्ट पे मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा ही नहीं हुआ, तो मैं क्यों उसको चार्ज करूं. समझ रहे हो? सो यहां पे मैंने अक्यूमुलेट कर लिया
कि भाई मेरा टोटल 15,000 रुपया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कौन से एलिमेंट का? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हुआ है, बट वो अक्यूमुलेट करने के बाद मुझे असाइन करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना चार्ज हुआ है, तो असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स टू असर्टेन द कॉस्ट। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब थर्ड है जहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आ जाता है। यहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ बजट या स्टैंडर्ड सेट करता है एंड देन फिर बाद में कंपेयर करता है कि भाई कैसा एक्चुअल में अपन ने ये स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म किया है। सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सेट्स बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड और एक्टिविटी बिफोर एंड दीज आर कंपेयर्ड विद द असाइन्ड एंड अ सर्टेन कॉस्ट। जो भी अपन ने कॉस्ट एक्चुअल में इंकर किया है एंड उसके पहले जो अपन लोग ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो काम होता है ना, बजट बनाओ, स्टैंडर्ड सेट करो और फिर बाद में परफॉर्मेंस को मेजर करो एक्चुअल में कैसा मेरा ओवरऑल कॉस्ट हुआ है। दैट इज व्हाट देन management accounting will do. The main function of cost and management accounting is provision of information ताकि decision ले सके, provision of relevant information to the management for decision making. And last है the function of cost and management accounting is to gather data like कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम लिया है मेरे लेबर ने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाते वक्त कितना मटेरियल का वेस्टेज हुआ है, अगर कोई प्रोसेस आइडल था क्या, एनालाइज द डेटा, प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड टेक नेसेसरी एक्शंस। ये सब जो डेटा है ना, ये आपको फाइनेंशियल अकाउंट से कभी नहीं मिलने वाला है कि आइडल टाइम कितना था, पर प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना टाइम लगा, कितना वेस्टेज हुआ है, वो वेस्टेज को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब डेटा तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ही दे पाएगा। मानते हो कि नहीं? राइट। तो ये टोटल 5 यू कैन से फंक्शंस है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। फर्स्ट, करेक्ट, कलेक्शन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है ना, सबको मैं एनालाइज करूंगा। सेकेंड, असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स टू असर्टेन द कॉस्ट। पहले कॉस्ट को कलेक्ट कर लो, अक्यूमुलेट कर लो, फिर चार्ज करो प्रोडक्ट को, बराबर है। वो हो गया। उसके बाद में जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो आएगा, बोलेगा कि भाई देखो मैंने क्या स्टैंडर्ड सेट किया था, बजट क्या रखा था मैंने, एंड उसके सामने मेरा एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है, वो वरायंस को वो स्टडी करेगा। फिर बाद में फोर्थ है भाई, अब इतना सारा डेटा जो रिपोर्ट्स और वो सब आया है, उससे मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू जो डेटा है ना, उससे मैनेजमेंट कुछ डिसीजन लेना है वो ले पाएगा। एंड लास्ट में है जो डिटेलिंग है कॉस्ट से रिलेटेड, जैसे कितना टाइम लिया है, कितना आइडल टाइम गया है, कितना वेस्टेज हुआ है, प्रोसेस का आइडलनेस कितना है, all of that will help us to prepare our reports and accordingly अपन necessary actions ले पाएंगे। right? So these are the functions of cost and management accounting. So I hope clear हो गया होगा मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब, द फंक्शन। अब ये 3 छोटे से यू कैन से डेफिनेशन। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किस चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझो आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो पर्टिकुलर सर्विस आपकी कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गई। तो जिस भी चीज का आप काम कर रहे हो वो बेसिकली आपके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। Cost object is anything for which a separate measurement of cost is required. It can be a product, भाई प्रोडक्ट के लिए अपन कर सकते हैं, सर्विस के लिए कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों बना लेती है यार। इट कैन बी अ प्रोजेक्ट, से फॉर एग्जांपल मेरे को मेट्रो बनाने का एक प्रोजेक्ट दे दिया, तो वो पूरे प्रोजेक्ट एक कॉस्ट, तो मेट्रो बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैन बी अ कस्टमर, कोई पर्टिकुलर कस्टमर आया जो मुझे बोलता है कि मुझे है ना पर्टिकुलरली कुछ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो वो कस्टमर मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि भाई ये कस्टमर के लिए मैंने कितना खर्चा किया उसके रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाने में। समझ रहे हो? इट कैन बी ब्रांड कैटेगरी, एक्टिविटी, डिपार्टमेंट, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हो रहा है, सब चीज का मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई डिपार्टमेंट का मुझे इंफॉर्मेशन पूछेगा तो मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो डिपार्टमेंट बन जाएगा, मैं उसका कॉस्ट फाइंड कर लूंगा। कोई कस्टमर का पूछेगा, वो कस्टमर मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसका मैं कॉस्ट फाइंड कर लूंगा। प्रोडक्ट का पूछेगा, वो प्रोडक्ट मेरे समझे गुड। तो ये होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फिर आता है मेरा कॉस्ट यूनिट्स। कॉस्ट यूनिट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट बेसिकली एक उसको आप नंबर्स न्यूमेरिक दे सकते हो कि भाई कितने नंबर ऑफ पेन्स बनाए। से फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप का आपका मैन्युफैक्चरिंग का है,
तो वो लैपटॉप कैसे सेल होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि भाई 10 लैपटॉप बनाए, उसका 1 लाख रुपया हुआ तो एक लैपटॉप का 10,000 हुआ। या मोबाइल फोन किस में बात होता है, नंबर्स में। वैसे ही अगर मैं किसी और चीज की बात करूं, जैसे सीमेंट की गोनी हो गई तो वो किसके ऊपर पड़ता है, टन्स के बेसिस पे बात होता है। दूध हो गया तो वो लीटर्स के बेसिस पे बात होता है। तो दैट न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट्स। इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम in relation to which cost may be ascertained। जैसे it can be number, weight, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, ये सब चीज होती है कॉस्ट यूनिट्स में। और फिर आता है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर मतलब जिसकी वजह से वो कॉस्ट हो रहा है। जैसे एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक कॉस्ट ड्राइवर है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एक कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर ज्यादा है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर होंगे उतना मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। समझ रहे हो? तो कोई भी कॉस्ट इंकर होता है ना, उसके पीछे का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ड्राइवर। प्रोडक्शन सेटअप का एक कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट। क्यों होता है वो सेटअप कॉस्ट? मेरे नंबर ऑफ बैचेस जितने रन होंगे उस बेसिस पे मेरा वो प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट इंकर होगा। सो कॉस्ट ड्राइवर मतलब द रीजन व्हाई एनी कॉस्ट इज बीइंग इंकर्ड। इट इज अ फैक्टर which affect level of cost. Generally it is activity which is responsible for cost occurrence। समझ गए? So ये हो गया cost object, cost unit and cost driver। चलो भाई, अब समझने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फर्क है। इसके जस्ट पहले अपन लोग ने ना कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंस समझने की कोशिश की थी। नाउ इट्स कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब आपका बैलेंस शीट, पीएनएल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एकदम क्लियर फॉर्मेट है। कॉस्टिंग में भी कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है बट इतना प्रिवेलेंटली यूज्ड नहीं है। एनी आस्क एनी कंपनी, आस्क एनी इंडस्ट्री एंड वो बैलेंस शीट पीएनएल को प्रिफर करेंगे एज कंपेयर टू अ कॉस्ट शीट। सो दोनों का ऑब्वियसली पर्पस अलग अलग है। सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी, वेयर यहाँ पे फोकस है कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन के ऊपर। कितना कॉस्ट हुआ है उसके बेसिस पे और कितना कॉस्ट कम करना है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या डिसीजन ले सकते हैं, वेदर एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। अब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था यहाँ पे है ना, अगर मैं टोटलिटी पे देखूं ना तो क्या हो रहा है पता है आपको? देखो टोटलिटी पे क्या हो रहा है, ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है ना, ये एक्स वाई जेड तीनों को कंबाइन कर देगा। तो जब ये एक्स वाई जेड तीनों को कंबाइन कर देगा तो सेल्स आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, सेल्स आ जाएगा 151 करोड़। और यहाँ पे डेबिट पे वो लिख देगा कॉस्ट, तो कॉस्ट आ जाएगा उसका 149 करोड़ एंड 10 लैक्स। तो नेट प्रॉफिट दिखेगा अप्रोक्सीमेटली से 2 करोड़ का। अब 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखेगा तो आपको क्या लग रहा है कि अरे यार क्या मस्त कंपनी है, 2 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, चलो चलने दो जैसे चल रहा है। बट ये तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग था जिसने बोला अरे रुक भाई, ये जो एक्स है ना ये तो 1 करोड़ का अपना लॉस कर रहा है, एक्स को तो अपन लोग बाहर कर देते हैं। तो इन दैट केस अपने को इस बेसिस पे रियलाइज होगा कि यार क्या डिसीजंस लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो? वो फाइनेंशियल अकाउंट्स इंडिविजुअल बेसिस पे प्रोडक्ट वाइज क्या डिसीजन लेना है, कैसे कॉस्ट कंट्रोल करना है नहीं बता पाएगा। समझ रहे हो? वैसा सेकेंड, इट क्लासिफाइज रिकॉर्ड्स प्रेजेंस एंड इंटरप्रेट ट्रांजैक्शंस इन मॉनेटरी टर्म्स। पूरा फोकस फाइनेंशियल अकाउंट्स का है ना मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर होता है। कॉस्ट अकाउंट्स मॉनेटरी के साथ साथ ओवरऑल ये भी देखता है कि कौन से प्रोडक्ट में क्या वेस्टेज हो रहा है, सो वो वेस्टेज को कैसे कम करना है। आइडल आवर्स हो रहे हैं तो आइडल आवर्स को कैसे कम करना है, मटेरियल वेस्टेज कैसे कम करना है। ऑल ऑफ दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ। समझ रहे हो? वैसा सो इसको रीड करेंगे। इट क्लासिफाइज कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट्स इट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। फिर एक चीज जिसके लिए मुझे अकाउंट्स पसंद ही नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स है ना हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड करता है, जबकि मेरा जो कॉस्ट अकाउंट्स है ना वो हिस्टोरिकल डेटा को भी देखता है। बराबर है कि नहीं? हिस्टोरिकल डेटा को देख के बजट्स बनाता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, बट एट द सेम टाइम डिसीजन मेकिंग के लिए, फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन के लिए भी काम आता है। सो दैट इज वेयर यहाँ पे आई विल से कॉस्ट अकाउंटिंग यूजेस बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एंड फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग। सो फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूजफुल रहता है। टाइम पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन सबको पता है,
एज एट बैलेंस शीट बनता है एंड जो पीएनएल अकाउंट है वो ईयरली बेसिस पे बनता है। वेयर एज जो कॉस्ट अकाउंटिंग का रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब अपने को चाहिए तब मिल सकता है। प्रेजेंटेशन, अ सेट फॉर्मेट इज यूज फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बट यहाँ पे कोई भी सेट फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे सेट फॉर्मेट क्या है, वही आपका पीएनएल अकाउंट है, वही आपका बैलेंस शीट है, आजकल शेड्यूल 3 के हिसाब से चीजें चल रही है, सो उस हिसाब से पूरा ये वर्किंग है। वेरेस कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, बिंदास बनाओ अपने हिसाब से। मतलब फॉर्मेट नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, बट ऐसा कोई स्टैट्यूटरी फॉर्मेट नहीं है भाई। कॉस्ट शीट एक फॉर्मेट ही है, प्रोसेस कॉस्टिंग में अपन लोग जो बनाते हैं वो सब एक फॉर्मेट ही है। बट जैसे अपना फाइनेंशियल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट एक क्लियर है, फॉर्मेट है, बैलेंस शीट एक फॉर्मेट है, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स फॉर्मेट है, वैसा टिपिकल फॉर्मेट नहीं है। सो अगर मेरे को आंसर लिखना है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस, तो पहला मैं इधर लिखूंगा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस है, यहां पे फोकस होता है कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, करेक्ट। दूसरा है उसका नेचर, रिकॉर्ड्स प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट्स ट्रांजैक्शंस इन मॉनेटरी टर्म्स, वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर का भी उसमें इंटरप्रिटेशन आ जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा हिस्टोरिकल डेटा होता है यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। टाइम पीरियड 1 साल का है, यहाँ पे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। प्रेजेंटेशन है यहाँ पे पीएनएल बैलेंस शीट आएंगी, एंड यहाँ पे कोई सेट फॉर्मेट नहीं है प्रेजेंटेशन का, अपने हिसाब से आप उसको ट्वीक कर सकते हो, जैसा आपको रिपोर्ट चाहिए वैसा आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। सो क्या क्या ध्यान रखोगे आप, ऑब्जेक्टिव, नेचर, क्या टाइम पीरियड के लिए आपको करना है, क्या प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, कौन सा डेटा क्या होता है, इसमें खाली हिस्टोरिकल डेटा, इसमें हिस्टोरिकल प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड फ्यूचरिस्टिक डेटा, यहाँ पे फोकस ऑब्जेक्टिव होता है। फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन, वहां पे फोकस होता है कॉस्ट कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, समझ गए। नेचर है, यहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो मॉनेटरी टर्म्स में, वहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स के टर्म्स में आप रिकॉर्ड्स करते हो। अभी क्लियर। सो ये था मेरा फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस। फिर आ जाता है मेरा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। सो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के लिए मैं आपको बताता हूं क्या होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन वर्क करता है। तो एग्जांपल में हमारे दो मेन किरदार हैं, एक है संता तो दूसरा है बंता। क्या आप लोग दोनों ने इनके बारे में सुना है? हाँ सर सुना है। तो फटाफट मेरा ये एग्जांपल सुनना, 2 मिनट का एग्जांपल है, बट उससे ना कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन जिंदगी भर के लिए आपको समझ जाएगा। तो संता तो बंता की स्टोरी कहानी कुछ ऐसी है। संता रहता है एक बिल्डिंग में जिसका नाम है XYZ बिल्डिंग, और बंता भी रहता है बिल्डिंग में जिसका नाम है XYZ बिल्डिंग। संता रहता है रूम नंबर 301 में, बंता रहता है रूम नंबर 302 में। संता का जो घर है वो है 2 बेडरूम हॉल किचन, बंता का भी बेडरूम है, घर है 2 बेडरूम हॉल किचन। संता का घर है 1000 स्क्वायर फीट, ते बंता का भी घर है 1000 स्क्वायर फीट। तो कहना क्या चाह रहे हो सर? देखो, संता का फैमिली है, संता का जो फैमिली है उस फैमिली में 4 लोग हैं। संता, संता की वाइफ, संता के 2 बच्चे। बंता के फैमिली में भी 4 लोग हैं, संता सॉरी बंता, बंता की वाइफ, बंता के 2 बच्चे। तो सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं कि जब इनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो आपके हिसाब से इनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आना चाहिए? सेम बिल्डिंग, सेम फ्लोर, सेम लोकेशन, सेम आसपास में रहते हैं, सेम एरिया है, दोनों का एरिया मतलब 1000 स्क्वायर फीट, एवरीथिंग इज सेम, आजू बाजू में पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, 4 लोगों का परिवार है, वो जो उनके बच्चे हैं वो भी सेम एज के हैं। संता दे बनता और उनकी वाइफ भी ऑलमोस्ट सेम एज की है, दोनों सेम टाइम पे ऑफिस जाते हैं, सेम टाइम पे ऑफिस से आते हैं। संता दे बनता सेम ऑफिस में है, संता दे वाइफ दे बनता दे वाइफ सेम ऑफिस में है। संता दे बच्चे कॉलेज में है, बनता दे बच्चे सेम कॉलेज में है। पर दोनों का जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो संता का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया ₹2000, ते बनता का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 1200। जिस दिन ये बिल देखा संता ने, संता के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो संता को लगा कि ये क्या बात हो गई, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, जबकि ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हम लोग घर पे रहते हैं दोनों, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे सब चीजें हो रही है। तब उनको रियलाइज हुआ कि वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि यार घर का जो हॉल का जो टीवी है
एसी है, रात भर चालू रह जाता है, कई बार गीजर चालू रख के वो लोग चले जाते हैं जहां पे भी वो लोग ऑफिस के लिए गए या कहीं पे, तो जरा भी वो लोग ध्यान नहीं रख रहे इलेक्ट्रिसिटी का, एकदम केयरलेस है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, एकदम केयरलेस है। तो बिकॉज इतने वो लोग केयरलेस है, तो संता एंड फैमिली ने डिसाइड किया यार अब अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को, और ध्यान रखना पड़ेगा कि अननेसेसरली एसी चालू ना रखे, घर से निकल रहे हैं तो टीवी बंद कर दे, रात भर टीवी चालू, गीजर निकल रहे हैं तो गीजर को चेक करके निकलने। तो ऐसा उन्होंने अपने आप को इंप्लीमेंट करना चालू किया। तो ऐसे करते करते भाई देखो, आदमी अपने आप को इंप्रूव करने की सोचता है तो कोई एकदम एक झटके में नहीं हो जाता है। मैंने जिस दिन सोचा कि यार मुझे 5 बजे उठना है, तो ऐसा नहीं हुआ कि आज मैंने सोचा कल 5 बजे उठना है, कल से सीधा 5 बजे उठना चालू कर दिया, नहीं, इट बिकेम हैबिट स्लोली स्लोली। पहले 6:30 को उठना चालू किया, वो हैबिट बनी 10 दिन, फिर 6 बजे, फिर 5:30, फिर 5। तो ऐसे करते 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 अपना प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म सेट हुआ। तो बात कुछ ऐसी हो गई हमारे संता के साथ। तो संता के जो खुद हेड ऑफ द फैमिली है, उसने बोला कि यार चलो मैं ही सबसे पहले इंप्रूव करूंगा। तो उसने अपने रूम का एसी और वो सब चेक करना चालू किया, जिससे बिल कम आना चालू हुआ। टोटल 1800 का बिल आया। उनके फैमिली को लगा यार क्या बात है, संता ने कंट्रोल करना चालू किया और एक्चुअली बिल कम आ गया। ये असर पड़ा संता की वाइफ के ऊपर भी, उसने अभी गीजर और ये सब चेक करना चालू किया तो बिल आ गया 1600 रुपए। समझ रहे हो? फिर बाद में उनके बच्चों ने देखा कि अरे वाह यार ये तो अच्छी बात है, मम्मी पापा भी कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए। तो उनके बच्चों ने किया तो बिल आया अप्रोक्सीमेटली 1300। तो ऐसे करते करते उन्होंने खुद के ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म सेट किया और उन्होंने बोला यार कैसे भी करके बस अभी हमारे को 1200 तक पहुंचना है। तो वो अपने आप को कंट्रोल करते रहे इन टर्म्स ऑफ चेकिंग प्रॉपरली, बराबर भाई यूज चाहिए तभी कर रहे हैं, जब यूज नहीं चाहिए तब एकदम बंद कर दिया, ऑल ऑफ दैट। तो अब उनको लगा कि यार चलो हम लोग ऑलमोस्ट बनता तक पहुंच गए, तो अभी उन्होंने वापस से वैसे ही वो लोग आ गए। बोलते हैं ना ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो बस ऐसा ही कुछ हो गया हमारे संता की फैमिली के साथ। वापस से संता थोड़ा एकदम केयर फ्री हो गया। संता के बच्चों ने जो टीवी बंद करते थे टाइम पे, अभी उन्होंने बोला चल ना अभी तो आ गया हमारा बिल बराबर, और वापस से उन्होंने देखा तो बिल आ गया 1800 रुपया, 1900 रुपए का बिल आ गया। एंड फिर उनको लगा कि ओ ये तो फिर वापस से वही सिस्टम पे आ गए हम लोग। सो 2000 का बिल हम लोग ने सोचा था 1200 तक ऑलमोस्ट पहुंच ही रहे थे, कि अब वापस से हम लोग 1900 पे आ गए। तो बहुत ही गड़बड़ हो गई, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ गए हम लोग। तो ऐसा जो सिचुएशन हुआ है संता दे बंता के साथ में, यहां पे आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। एंड अभी जो संता अप्लाई कर रहा था ना अपनी फैमिली के ऊपर, वो था कॉस्ट कंट्रोल। वो कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और ट्राई कर रहा था, बस मेरा जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है ना 1200 का, उसकी फैमिली ने क्या स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई बनता का जितना बिल आता है उतना बिल हमारा भी आ जाए। तो बनता का बिल आता है 1200, तो बस हम लोग 1200 तक पहुंच जाए कैफे भी करके, बस वही उन्होंने सोचा। और उतना ही तक वो लोग सोच रहे थे, इसको कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म। जितना सोचा उतने पे ट्राई कर रहे थे, बस पहुंच जाए, और कंट्रोल को थोड़ा बहुत भी छोड़ दिया तो इन दैट केस वापस से पुराना ही आ गया। यानी कंट्रोल कर रहे थे तब टेम्पररीली कॉस्ट सेव हुआ और एक स्टैंडर्ड जितना पहुंचे, बट फिर वापस अपने ढील रखा और गए। फिर अब उनको लगा कि तो क्या करें यार, परमानेंट चाहिए हमारे को तो रिडक्शन। तो उनको किसी ने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने बोला कि क्यों ना कॉस्ट कंट्रोल के साथ आप कॉस्ट रिडक्शन भी करो। तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए क्या करना चाहिए, तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए उन्होंने बोला कि कुछ डायनामिक करो। तो हम संता ने क्या किया बताया क्या, पूरे घर में सिस्का एलईडी लगा दिया। क्या भैया, एलईडी लाइट्स आपने देखा, एलईडी लाइट्स है ना बहुत सारा पावर कंज्यूम जो होता है ना उसको सेव कर लेती है। तो यानी अगर मैं नॉर्मल लाइट से जाऊंगा ना तो 100 वॉट्स का लाइट यूज होगा, बट यही अगर मैं सिस्का एलईडी में करूंगा ना तो मेरा 50 वॉट में काम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक बिल कम कम हो जाएगा। तो संता ने जब से सिस्का एलईडी लगाया, तो इवन तो एकदम केयरलेस यूज करते हैं ना वो लोग, तो फिर भी उनका बिल 1500 से ज्यादा नहीं आता है। फिर उन्होंने कॉस्ट रिडक्शन के साथ अब बोला कि चलो कॉस्ट कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। तो एक महीना तो उनका बिल आया खाली 1000 रुपए, जबकि बनता का आया 1200 रुपए। तो इसने क्या किया बताया क्या, कॉस्ट रिडक्शन ने, सिस्का एलईडी क्या है, कॉस्ट रिडक्शन है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंटली कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। सिस्का एलईडी परमानेंटली कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, एंड देयरफॉर सिस्का एलईडी जब मैंने लगाया तो कॉस्ट रिडक्शन के थ्रू परमानेंट रिडक्शन हो गया। और उसने जो चैलेंज, जो स्टैंडर्ड सेट किया था ना, उसको भी एक कॉस्ट रिडक्शन चैलेंज करके उससे भी कम कर दिया।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। समझ में आया आपको एग्जांपल? अब कनेक्ट करो मेरे इस एग्जांपल को, कनेक्ट करो इसके साथ। देखो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली मेंटेन्स द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। भाई आजा, भाई आजा, विद एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट कंट्रोल किसके बेसिस पे काम कर रहा है? एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। तो संता संता क्या जो फैमिली है उन्होंने क्या स्टैंडर्ड सेट कर लिया था कि बस बनता जितना हमारा बिल आ जाए, 1200 जितना बिल आ जाए तो भी चलेगा, तो बस उतना ही एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। दूसरा, कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस। तो भाई ठीक है, वो अपना कॉस्ट कंट्रोल करके लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट उनके लिए कितना था? 1200, बस उतना पहुंच जाए हम खुश है उसमें। एम्फोसिस इज ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो पहले हमारा बिल कितना आता था? 2000, अब हमारा बिल कितना आना चाहिए? तो 1200, बस खत्म, उससे ज्यादा आगे सोचना ही नहीं है। इट इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन एंड इट एंड्स व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड। जैसे ही वो टारगेट अचीव हो गया, एकदम वो लोग भी आराम करने लग गए एंड थिंग्स वर वेरी स्मूथ। अब कॉस्ट रिडक्शन शांति से नहीं रहेगा। कॉस्ट रिडक्शन क्या करेगा? स्टैंडर्ड को भी चैलेंज करेगा। कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न्ड विद रिड्यूसिंग कॉस्ट permanently. It challenges all standards and tries to better them continuously. So चैलेंज करता है स्टैंडर्ड्स को एंड ट्राई करता है कि कैसे वो और कम करना चालू करे। Cost reduction recognizes no condition as permanent since a change will result in lower cost। मतलब ऐसा नहीं है कि बस 1200 पे आ गए अभी आराम करो, और कम करेंगे और कम करेंगे। तो सिस्का एलईडी लगाया तो सिस्का एलईडी से ऑटोमेटिकली 1500 हो गया, और कम करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल भी डाला, कॉस्ट रिडक्शन भी किया, सो इससे काफी हेल्पफुल हो गया। एम्फोसिस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर में कैसे और कम कर सकते हैं? इट इज अ करेक्टिव एक्शन operates when an efficient control system exists। देखो प्रिवेंटिव मतलब ऑलरेडी आपके पास कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है, आप उसके बेस पे चल रहे हो, तो आप प्रिवेंटिव एक्शन है। और अगर आपने से फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा सोचा कि जो चल रहा है उससे भी बेटर करके दिखाए, तो वो हो जाता है करेक्टिव एक्शन। इट एंड्स व्हेन द टारगेट्स आर अचीव्ड एंड इट हैज नो विजिबल एंड। यानी कॉस्ट रिडक्शन 1000 रुपए पे भी रुकने वाला नहीं है, वो ट्राई करेगा कि और भी मैं कैसे कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूं, उसको यूज करने की कोशिश करेगा। समझ गए? अब इधर देखो वापस, मेन फोकस यहां पे किसके ऊपर था? चलो मेन फोकस पे आ जाओ। मेन फोकस किसके ऊपर था? बस इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स पे चलो, कॉस्ट कंट्रोल बोलता है। बट कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता है? कंसर्न विद रिड्यूसिंग कॉस्ट, challenges the standards and tries to better them on a continuous basis। कि बेटर करते रहें। कॉस्ट कंट्रोल बस जितना लोएस्ट पॉसिबल है उतना कर लो यार, 2000 का 1200 तक कर लो यार, उतना ही पॉसिबल है। एम्फोसिस यहाँ पे किस पे है? पास्ट प्रेजेंट पे। ये एक प्रिवेंटिव फंक्शन है, ये एक करेक्टिव फंक्शन है। यहाँ पे एम्फोसिस किसके ऊपर है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Cost reduction recognizes no condition as permanent since a change will result in lower cost. Ends when targets are achieved and it has no visible end. Are we clear, everybody? So I hope the concept of cost control and cost reduction is very much clear. Obviously cost रिडक्शन है ना बहुत ज्यादा डायनामिक है, बट कॉस्ट कंट्रोल अपने लेवल पे ट्राई करता है दैट हाउ थिंग्स कैन बी मैनेज इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बट प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? कॉस्ट कंट्रोल में जैसे अपने एग्जांपल में संता और बनता, जैसे ही संता ने एक थोड़ा सा लूज एंड छोड़ा, कॉस्ट वापस इंक्रीज हो गया। Whereas as regards the cost reduction is concerned, even though आपका जो नॉर्मल सिस्टम चल रहा है वो नॉर्मल सिस्टम चलेगा ना, तो फिर भी it will ensure that there is a reduction in cost and that is the best benefit of cost reduction। समझिए? चलो भाई, आई होप क्लियर हो गया होगा। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, आई डोंट नो क्यों ब्लैकआउट हो रहा है, थोड़ा वायरिंग का इशू था, आई होप नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। सो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन फटाफट एक बार वापस देख लेते हैं। तो भाई मेन फोकस किसके ऊपर है? कॉस्ट कंट्रोल में मेन फोकस किसके ऊपर है? जो भी स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से मेरा कॉस्ट मेंटेन रहे। कॉस्ट रिडक्शन का फोकस किसके ऊपर है भाई? जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है उसको चैलेंज करना है। ये स्टैंडर्ड है, उसको चैलेंज करना है, इससे और अच्छा करेंगे, 1200 के जगह 1800 रुपए लेकर आएंगे। नेक्स्ट, टेम्पररी या परमानेंट, जो भी मेरा कॉस्ट कंट्रोल है ना वो मेरा बस जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उस हिसाब से चलने दो यार, मतलब टेम्पररी है ना यार, क्योंकि एक जैसे आपने लूज एंड छोड़ा
गया। बट ये तो परमानेंट है एंड ये उसको भी परमानेंट नहीं मानता है, 1000 रुपए को भी उससे भी बेटर करता जाएगा। यहाँ पे एम्फोसिस पास्ट एंड प्रेजेंट पे है, वहां पे एम्फोसिस है फ्यूचरिस्टिक के, कैसे मैं फ्यूचर में अच्छा करूं सिस्का एलईडी को यूज करके। प्रिवेंटिव करेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे टारगेट्स अचीव हो गया, आराम करो। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, टारगेट को भी बेटर करते जाएंगे, टारगेट से भी बेटर करते जाएंगे। सो आई होप कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। डन। चलो अब आने वाली कुछ चीजें है ना, वो मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अलग अलग चैप्टर्स में। जैसे अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मार्जिनल कॉस्ट का रिवीजन दिया है, तो वो मार्जिनल कॉस्ट के रिवीजन में मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएबल ओवरहेड्स पूरा करवा दिया है, तो नो पॉइंट वापस से वही सेम चीज बताऊं, टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। अपन यहाँ पे कुछ नया सीखने के लिए आते हैं, सेम चीज सीखनी है। मैं आपको बोल रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग के लेक्चर पे जाओ, काम हो जाएगा आपका। राइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं। डन। सो यहां पे है मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएबल ओवरहेड्स दोनों अपन समझ चुके हैं। उसके बाद में आता है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। मार्केटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्या है एग्जैक्टली मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स? मेरे 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। जो कॉस्ट सेंटर होता है ना, कॉस्ट सेंटर वाला, उसका फोकस होता है मैं कैसे कॉस्ट को कम करूं। जैसे मेरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगेन डिस्क्रिप्शन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन लेक्चर देख लेना। देखो मेरे जो रिवीजन लेक्चर्स है ना, मैं कुछ कंटिन्यूएशन में पढ़ा रहा हूं, तो जो हो गया है उसको देख लो, फिर बाद में ये वाले पे आना, बहुत सही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा कॉस्ट सेंटर क्या है? तो मेरा जो परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका काम क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम होना चाहिए एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो मेरे को कौन बताएगा? प्रोडक्शन मैनेजर। तो कितना क्वांटिटी कंज्यूम होना चाहिए? जो मैंने सोचा है 10,000, उसके जगह 8,900 9,000 ही हुआ, तो कम क्वांटिटी कंज्यूम हुआ तो कम कॉस्ट होगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर कम कंजम्पशन करके एट द सेम क्वालिटी, सेम क्वालिटी, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी उतना ही बट कम कंजम्पशन करके बेटर ला सकता है, प्रॉफिट ला सकता है कंपनी के लिए। तो कॉस्ट कम करके प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यू आर बेनिफिटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। परचेज डिपार्टमेंट सोचा था 10 पर रॉ मटेरियल के हिसाब से रॉ मटेरियल ऑर्डर करेगा, 8 रुपए में लेकर आ गया, तो अच्छी बात है, ये तो सेम क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, करेक्ट। सो कॉस्ट सेंटर भी प्रॉफिट में हेल्प कर सकते हैं, बट उनका फोकस किसके ऊपर रहता है? जो भी कॉस्ट होने वाला है उसके ऊपर ध्यान दें एंड कैसे उसको अपन रिड्यूस करने की कोशिश करें। द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इंकरेंस ऑफ कॉस्ट विच आर अंडर इट्स कंट्रोल। सो परचेज मैनेजर के अंडर में क्या कंट्रोल में है कि भाई जो भी परचेज मैं कर रहा हूं वो मैं उसको कैसे रिड्यूस कर सकता हूं। मार्केट से अलग अलग सप्लाई से कोटेशन मंगाऊंगा, कम कॉस्ट में ले आऊंगा। इन द सेम वे अगर मेरा कोई दूसरा प्रोडक्शन मैनेजर है, कैसे मैं कंजम्पशन को और बेटर करूं, वेस्टेज को कम कर दूं, तो कम कंजम्पशन में मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। आता है इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर्स, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर आउटपुट इज मेजरेबल एंड इनपुट रिक्वायर्ड फॉर आउटपुट कैन बी स्पेसिफाइड। सो अगर आपको पता हो कि भाई किस हिसाब से ये कॉस्ट सेंटर वर्कअप हो रहा है, कितना आउटपुट आपको बनाना है, मेजरेबल है, उसके लिए कितना कंजम्पशन होगा, मेजरेबल है, कितना क्वांटिटी ऑफ इनपुट ऑर्डर करना है, मेजरेबल है। बस यही सब आपको, ये आपके हो गए स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर्स। दूसरा है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर्स, द कॉस्ट सेंटर्स हुज आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। ये आपका हो गया कॉस्ट सेंटर। दूसरा है रेवेन्यू सेंटर, जो मार्केटिंग टीम है आपका। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेवेन्यू अर्न करने के लिए, सेल्स अर्न करने के लिए, वो हो गया मेरा रेवेन्यू सेंटर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर अकाउंटेबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। तो सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम ही है एडवर्टीजमेंट करना, सेल्स जनरेट करना, डिमांड क्रिएट करना, ऑल ऑफ दैट विल कम अंडर रेवेन्यू सेंटर। फिर आता है मेरा प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का मतलब क्या होता है? वो जगह जहां पे जो सीईओ होता है ना कंपनी का, जो सीईओ है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट के लिए, यानी वो देखेगा कि भाई कंपनी में कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है, वो दोनों को मैनेज करके प्रॉफिट इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स विच आर बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, दोनों को मैनेज करना है, एंड सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी द बेस्ट एग्जांपल हियर। फिर आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। समझो मेरी कंपनी को एक्सपांड करना है, मेरे को और ब्रांच खोलने, एक्सपांड करना है, देन इन दैट केस वो ब्रांच खोलने के लिए, एक्सपांशन के लिए कैन आई से मेरे को और इन्वेस्टमेंट की जरूरत लगेगी। तो वो जो इन्वेस्टमेंट मैं लूंगा प्रोबेबली थ्रू इक्विटी या फिर डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर, वो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट पे मैं कितना रिटर्न लाके देता हूं, वो इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम होता है। तो समझो किसी ने इन्वेस्टमेंट लिया एक्सपांशन के लिए, तो आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके ऊपर बेटर रिटर्न लाके दें। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स विच आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी
बट ऑल्सो हैव अथॉरिटी टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो कैसे आपको एक्सपांड करना है और वो एक्सपांशन पे कैसे आप रिटर्न ला पाओ। तो आई होप चारों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का काम कॉस्ट पे फोकस। दो कॉस्ट होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर जहां पे आउटपुट मेजरेबल है, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर जहां पे आउटपुट मेजरेबल नहीं है। रेवेन्यू सेंटर फोकस खाली रेवेन्यू अर्न करना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रॉफिट सेंटर दोनों, रेवेन्यू कॉस्ट दोनों पे ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट सेंटर इन्वेस्टमेंट करो और उसके ऊपर जो डिजायर्ड रिटर्न है वो लेकर आ जाओ। दैट इज द वर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर। अच्छा, फिर आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इधर लिमिटेशन में लिखा है एक्सपेंसिव है, रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी यही हो रहा है, यही चीज कर रहा है फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी, कॉस्ट अकाउंटेंट भी ऑलमोस्ट यही कर रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया, ये इनका एक लिमिटेशन है। तो ठीक है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आगे आएगा, सो वी विल मैनेज इट दैट टाइम। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये भी मेरा हो चुका है। मेरा प्लीज कॉस्ट शीट का जो रिवीजन लेक्चर है ना उसको सुन लो। जैसे ही आप कॉस्ट शीट के रिवीजन लेक्चर को सुनोगे ना, यू विल बी एबल टू मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है क्या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस क्या है, कैसे उसको मैनेज करना है, ओवरहेड्स क्या है, कैसे उसको मैनेज करना है। ठीक है ना। सो क्या है डायरेक्ट मटेरियल, क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये सब चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। डबल डबल करके मतलब नहीं है। तो कॉस्ट शीट का रिवीजन लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप यूज कर लो। बाय फंक्शंस, मटेरियल कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑल ऑफ दिस। बाय वेरिएबिलिटी, लेबर, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये पूरा आप लोग को एक्सप्लेनेशन मार्जिनल कॉस्टिंग के वाले लेक्चर में मिल जाएगा। कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट भी आपको वहां पे मिल जाएगा। नॉर्मल कॉस्ट, अबनॉर्मल कॉस्ट, अभी मैंने एक मटेरियल कॉस्टिंग का जो लेक्चर करवाया है उसमें नॉर्मल कॉस्ट, अबनॉर्मल कॉस्ट को एक मस्त वाले एग्जांपल से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो आई एम श्योर वहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगा। सो ये सब चीजें ऑलमोस्ट वी आर डन विद अदर चैप्टर्स। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, बाय फंक्शंस, बाय एलिमेंट्स, कॉस्ट शीट में मिल जाएगा। बाकी वाली जो चीजें काफी सारी आपको मटेरियल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में मिल जाएंगी। अब है कुछ टर्म्स, फटाफट इन टर्म्स को समझ लेते हैं। क्या क्या है बाय कॉस्ट यूज्ड इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए, ये सब टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट मैं पहले से ही सोच के रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने को एक क्लास चालू करना है, लेक्चर लेना है, मेरे को एक फास्ट ट्रैक बैच लेना है, उसके लिए मेरे को रेंट के लिए क्लासरूम चाहिए। तो वो रेंट कितना होगा सर? 50,000 रुपए का रेंट। समझो 50,000 रुपए का रेंट है, मेरे को वो लैंडलॉर्ड ने बोल दिया भाई 50,000 रुपया रेंट लगेगा। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स वो क्लास में बैठने वाले हैं सर? 500 स्टूडेंट्स। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 500 स्टूडेंट आएंगे, एडमिशन लेंगे, तो 50,000 रुपए का रेंट फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 500 स्टूडेंट आएंगे, तो एक स्टूडेंट के पास से 100 रुपए का रेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। समझ रहे हो? उसको कहते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। मेरा जो कॉस्ट है वो मैंने कैलकुलेट किया, डिवाइड किया जो मेरा एक्सपेक्टेड यूनिट्स है जो मैं सेल करने वाला हूं, मेरे को मिल जाएगा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, कॉस्ट विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस बिफोर प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट। फिर बाद में है नेक्स्ट मेरा मार्जिनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का कितना कॉस्ट लगेगा। द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट इंक्रीज इफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 यूनिट। डिक्रीज किया तो भी, एक यूनिट इंक्रीज किया तो भी कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहा है, कम हो रहा है, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। फिर आता है इंप्यूटेड कॉस्ट, ये एक नोशनल कॉस्ट है। जैसे मैंने जब मेरा जेपी मॉर्गन में मैं 4 साल काम कर चुका हूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर जब मैंने जेपी मॉर्गन छोड़ा और मैंने खुद का क्लास का बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्लास के बिजनेस के लिए जेपी मॉर्गन से जो सैलरी मिल रहा था ना, वो काइंड ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट है। अब सैलरी मिल नहीं रहा है, बट वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको आप बोलते हो, वैसा काइंड ऑफ अ कॉस्ट हो गया। दीज कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट हैव एनी कैश आउटले। समझो मेरा खुद का एक घर है, उसी को मैंने ऑफिस बना दिया और वहां से मैं ऑपरेट कर रहा हूं। अब अगर कहीं और लेता तो मेरे को रेंट देना पड़ता। अब इट इज लाइक इनडायरेक्टली बिजनेस मेरे वो घर को रेंट देगा, एक इंप्यूटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट जैसा हो गया वैसा, समझे। नेक्स्ट है कैपिटलाइज कॉस्ट, इज लाइक डेप्रिसिएशन। पहले अगर कोई मैंने एसेट खरीदा तो उसको मैं कैपिटलाइज कर देता हूं, मतलब मेरे बैलेंस शीट में दिखाता हूं और फिर बाद में उसको डेप्रिसिएट करता हूं। सो दीज आर कॉस्ट विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट्स एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। आउट ऑफ पॉकेट कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, सो इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स कैश आउटफ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग आर्टिकलशिप करोगे अभी, बराबर है, तो आर्टिकलशिप करोगे तो आप को आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 रुपीज। अब
₹5,000 तो आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड है। अब आपको आपके बॉस ने बोला कि जा कहीं पे ऑडिट करके आ, तो आप जाओगे, ट्रैवल करोगे, वो ट्रैवलिंग का कॉस्ट रह गया ₹100, वो आपने दिया, वो आपको रीइंबर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका आउट ऑफ पॉकेट, मतलब एक्स्ट्रा हो गया, जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है उसके ओवर एंड अबाउ आपको एक पैसा मिल जाएगा, वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट था, वो आपको लेना है क्लाइंट से, जो भी आपका रहेगा। शटडाउन कॉस्ट, अगर समझो रिसेशन आ गया या कोविड-19 जैसी कोई बीमारी आ गई, तो कई बार मेरे को मेरे बिजनेस को थोड़ी देर टाइम के लिए टेम्पररी शटडाउन करना पड़ता है, बराबर है। तो वैसे शटडाउन के टाइम पे अगर कोई कॉस्ट इंकर हो रहा है उसको कहते हैं शटडाउन कॉस्ट। सो दीज कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इंकर्ड इवन व्हेन अ प्लांट इज टेम्पररीली शट डाउन। सो शटडाउन हो जाता है तो भी कई बार थोड़ा बहुत रेंट देना पड़ता है, तो भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक कॉस्ट आना है वो आना ही है, वो सब मेरा शटडाउन आ जाता है। एब्सोल्यूट कॉस्ट, सी एब्सोल्यूट कॉस्ट का मतलब होता है कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट में कॉस्ट हुआ है। सो दिस कॉस्ट रिफर टू द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट प्रोसेस इन इट्स टोटलिटी। फिर है इम्प्लिसिट कॉस्ट, यहां पे जरूरी नहीं है कि मेरा इमीडिएट कैश पेमेंट होगा, फ्यूचर में मेरे को कुछ पे करना पड़ेगा, उसके लिए उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो दिस कॉस्ट डू नॉट इन्वॉल्व एनी इमीडिएट कैश पेमेंट, फ्यूचर के हिसाब से आ जाएगा। इंजीनियर कॉस्ट, दीज आर कॉस्ट दैट रिजल्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम अ कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो समझो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट, पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए मेरे को कितना इनपुट देना पड़ेगा और उससे कितना आउटपुट आएगा, इज माय इंजीनियर्ड कॉस्ट। फिर बाद में आ जाता है मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, नाम देखो स्टार्ट ही प्री डिटरमाइंड कॉस्ट से हो रहा है, विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन एंड रेलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर। ऑलमोस्ट उसी का सिमिलर है एस्टिमेटेड कॉस्ट। यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एस्टिमेटेड कॉस्ट यूज होता है कि भाई कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका कॉस्ट इंकर होने वाला है, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। फिर आता है आपका सेम ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना कॉस्ट इंकर होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मतलब इररिस्पेक्टिव आप कितना भी प्रोडक्शन करो, वो पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपका कितना कॉस्ट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियड कॉस्ट। फिर बाद में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंप्यूटेड कॉस्ट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज कर रहे हो और जिस चीज को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, तो सैक्रिफाइस से जो आपको वैल्यू मिलता वो आपके करंट बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। समझो मेरे पास 50 लाख रुपए पड़ा है, मैं कंफ्यूज हूं क्या करूं, तो मैंने बोला चल 50 लाख रुपए एक बिजनेस चालू करते हैं। तो 50 लाख से बिजनेस चालू किया, बिजनेस चालू कर दिया, वो मैंने काम किया, बट मैंने उसके से क्या अपॉर्चुनिटी को फोरगो किया। वो 50 लाख से मैं एफडी बना सकता था, 10% एफडी का इंटरेस्ट आ जाता, वो ये जो 50 लाख के ऊपर एफडी का इंटरेस्ट आता ना 10% के हिसाब से 5 लाख रुपए, वो ये बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। संक कॉस्ट, जो पैसा डूब गया है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी डिसीजन ले लो। अगर कोई पैसा इंकर हो गया, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको लगता है नहीं मेरे को सीए नहीं करना है, तो आपने जो सीए फाउंडेशन के लिए क्लासेस का फीस पे किया है या एग्जाम इंस्टीट्यूट को एग्जामिनेशन का आपने कुछ फॉर्म का पे किया रहेगा, वो आपको पैसा मिलेगा क्या, गया। अब आपको जो डिसीजन लेना है लो, आपको इंटरव्यू नहीं करना है नहीं करो, करना है करो, आपने जो पैसा गया वो दिया, वो गया। हिस्टोरिकल कॉस्ट इंकर्ड इन द पास्ट, they have no role play in decision making in the current period. Discretionary cost, कोई पर्टिकुलर आउटपुट से रिलेटेड नहीं है, जनरल कॉस्ट इसको आप बोल सकते हो, नॉट टाइड टू अ पर्टिकुलर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जनरल कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और काइंड ऑफ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, एक्सप्लिसिटली मेरे को अगर कुछ इंकर करना पड़ रहा है कोई पर्टिकुलर काम के लिए, सो दीज कॉस्ट आर आल्सो नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, रिफर टू कॉस्ट इन्वॉल्विंग इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, जैसे सैलरीज, वेजेस, पोस्टेज, ऑल ऑफ दैट। पीरियड कॉस्ट अपना डिस्कस हो चुका है। सो ये कम टू टिपिकल टर्म्स है जो कॉस्टिंग में यूज हो सकते हैं, जो एक थ्योरी पे आपको एक दो कुछ टर्म्स पूछ सकते हैं वो लोग, यू कैन जस्ट गो थ्रू वंस अगेन। एंड देन लास्ट मेरा है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। यहाँ पे एकदम सिंपल है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में है ना, सब चैप्टर का नाम लिखना है। मेथड्स क्या क्या है, जैसे आपका सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, एक प्रोडक्ट बनाने का कितना कॉस्ट, उसको कहते हैं सिंगल कॉस्टिंग। एक बैच बनाने का, समझो मेरे को ये कैलकुलेटर बनाना है, तो आपको लगता है कि एक एक कैलकुलेटर बनेगा, एक साथ 100 कैलकुलेटर बनेंगे, तो एक बैच ऑफ 100 कैलकुलेटर का कितना कॉस्ट होगा, वो बताएगा बैच कॉस्टिंग। एक बैच का, एक 100 कैलकुलेटर के बैच का कितना कॉस्ट होगा, वो हो जाएगा मेरा बैच कॉस्टिंग, समझे। फिर बाद में आता है जॉब कॉस्टिंग। समझो आपने
आपको ये पेन बनाना है, बट उसमें से ये ढक्कन बनाने का काम आपको नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जॉब किसी और को दे सकते हो। तो जॉब वाला क्या करता है, कोई पर्टिकुलर कोई काम आया, उसको वो काम परफॉर्म किया, उसका कितना कॉस्ट किया वो आपको कैलकुलेट करके बताना है, उसको कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। सो जस्ट रीड इट। पहले सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। अंडर दिस मेथड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज असर्टेन। प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस लाइक ब्रेक्स, कोल्स एटसेट्रा, एक कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसका आपको कॉस्ट फाइंड करना है। बैच में रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर्स पास टू द फैक्ट्री इन द बैच, is treated as a unit of cost and thus separately costed. Job costing, cost of each job is ascertained separately. फिर एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बड़ा कुछ अपने को प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कोई हाईवे बनाना हो, कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना हो, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो इट इज सुटेबल फॉर फर्म्स एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड्स, बिल्डिंग्स। फिर आता है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, अगर बहुत सारे प्रोसेसेस लग रहे हैं, देन इन दैट केस इट फॉल्स अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ईच स्टेज ऑफ वर्क इज असर्टेन, लाइक कॉस्ट ऑफ मेकिंग पल्प, मेकिंग पेपर फ्रॉम पल्प, मतलब अलग 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 पेपर बनाने के लिए अलग अलग आपको प्रोसेसेस यूज करना पड़ता है, कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग। ये तो सब वैसे भी आप सब चैप्टर अपन पढ़ने ही वाले। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज लाइक सर्विस कॉस्टिंग। से अगर मेरे को बस चलानी है, तो बस अगर मेरे को चलानी है, देन इन दैट केस बस से रिलेटेड जो भी मेरे खर्चे होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, मेरे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। समझ। तो अभी बस एक सर्विस हो गया, कोई भी सर्विस ओरिएंटेड काम हो गया ना, वो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आ जाएगा। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ कंसर्न्स रेंडरिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, सप्लाई ऑफ वाटर, ट्रेड एटसेट्रा। सो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बेसिकली कहां पे यूज होता है, सर्विस, या फिर बोल सकते हो आप सर्विस कॉस्टिंग कहां पे यूज होता है, जहां पे भी सर्विसेज यूज होती है, जैसे बस चलानी हो गई, हॉस्पिटल का हो गया तो एक सर्विस हो गया, होटल्स हो गया एक सर्विस हो गया, होटल में जाके खाना खाया ना, एक सर्विस ओरिएंटेड हो गया, वहां पे भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होता है। ऐसा मल्टीपल कॉस्टिंग, 2-3 कॉम्बिनेशन अपने मेथड यूज किए। सो ये सब मेथड्स है, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सब मेथड्स ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड्स है। एंड लास्ट है मेरा टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक्स में आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, कि भाई पूरा एक ही सिस्टम आप यूज कर रहे हो पूरे इंडस्ट्री में, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर ही है, जहां पे आप फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को बाइफरकेट करके उस हिसाब से डिसीजन लेते हो। फिर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां पे फोकस होता है कि आप प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड रखो और एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है उसको फिर बाद में आप उस हिसाब से जज करो कि भाई आपका कितना वरायंस आया है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ है, इनकम हुआ है, जो भी है। फिर है आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मतलब पास्ट के बेसिस पे अगर कुछ आपने कॉस्ट फाइंड किया है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इंकर्ड। पुराना कॉस्ट, जैसे मैंने अगर फिक्स्ड एसेट खरीद लिया 10 लाख रुपए में, वो मेरा अगर 10 लाख रुपए में आज से 5 साल पहले खरीदा था, तो 10 लाख रुपए में रिकॉर्ड हुआ है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो। एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, दोनों ऐड करके जब मैं प्रोडक्ट को चार्ज करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये भी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में काफी डिटेल में आपको करवाया है, वहां से आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट होता है। आपको अगर एक बार चेक करना है तो आपका मॉड्यूल देख लो। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हो गया है अपना, फिर लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय एलिमेंट्स, ये वो सब अपन ने कर लिया है। मेथड्स ऑफ टेक्निक, मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ मेथड ऑफ कॉस्टिंग हो गया है अपना, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग हो गया है, डन। इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा ये थ्योरेटिकल पार्ट। आई होप वी आर ऑल क्लियर विद जो भी हो गया, डन। चलो, इसी के साथ कंप्लीट होता है ये सेशन। और भी बहुत सारे चैप्टर्स जो भी है आने वाले हैं, उन सब का समरी आपको मिलेगा। हस्ता ला विस्ता, स्टे सब्सक्राइब्ड, बहुत सारी चीजें करनी है अभी।